हेलो फ्रेंड। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ओनली 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, तो कई लोगों का मैसेज आया कि सर आप तो बहुत कम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्वेश्चन कम हैं, बट मैं इसकी क्लैरिटी देना चाहता हूँ आपको कि हमने कम क्वेश्चंस का मतलब लो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस का लो मतलब लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। बट उसका जो डेप्थ है ना, वो आप देखेंगे वो कहीं नहीं मिलेगा। कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं है जो इतनी डेप्थ में पढ़ाता हो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर को। तो वो 6 क्वेश्चन अराउंड 30 क्वेश्चन के बराबर है, और 30 नहीं तो 6 ऑप्शन के 4 तो 24 क्वेश्चन के बराबर है। 40 मिनट में यदि आप 24 क्वेश्चन का 24 क्वेश्चन का मटेरियल आपको मिलता है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो लोग देखते हैं, जो जानते हैं, जो डेप्थ को देख रहे हैं क्वेश्चन का एनालिसिस को, वो सब अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप लोग भी कृपया करके पेशेंस ही रखें, लेकिन पूरे टॉपिक को समझें ताकि एक लॉन्ग टर्म तक ये आपके हेल्पफुल रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग इन अ क्लाउड। लाइटनिंग जो क्लाउड में होती है, उसके लिए कौन सा फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम ऑप्शंस पे भी चलते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर कॉस्मिक रे, स्मॉल लैप्स रेट, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट, हैवी रेनफॉल। 4 ऑप्शन है। अब हम पहले चलते हैं लाइटनिंग के बारे में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है। फिर उसके बाद हम अपने ऑप्शंस पे आएंगे और आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। लाइटनिंग इज ए सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट अकर इनसाइड ए थंडर स्टॉर्म। एक थंडर स्टॉर्म में जो क्लाउड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो रहा है, उससे एक लाइटनिंग डेवलप हो रही है, जिसको लाइटनिंग कहा जाता है ज्योग्राफी में। तो इसके कई स्टेप्स हैं, जो फॉर्मेशन होता है लाइटनिंग का उसको भी हम समझते हैं। फर्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ थंडर, क्योंकि थंडर स्टॉर्म जो है क्लाउड का एक टाइप है। उसमें आप देखेंगे उसके इनसाइड में जब प्लस एंड माइनस का आपस में मतलब इंटरेक्शन होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, जो लाइट डेवलप होता है उसको लाइटनिंग कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म। तो वार्म मॉइस्ट एयर राइज हो गई रैपिडली, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन ही होता है कि राइज वार्म होती है एयर, और इसको सनलाइट पड़ती है, ये वाटर वेपर जो होता है वो पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह मतलब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ये ये टॉपिक पे हमने ये देखा है कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ थंडर क्लाउड में हमने क्या देखा कि कई सारे जो वार्म मॉइस्ट एयर थे वो रैपिडली राइज होने लगे, कन्वेक्शन होने लगा, और जब ये ऊपर जाएंगे कूल डाउन हो जाएंगे। कूल होने के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है ना वार्म की मतलब मॉइस्ट की, तो एक थंडर स्टॉर्म फॉर्म होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होगा, जो बहुत अप ड्राफ्ट और हेवी ड्राफ्ट की तरह होगा। ऐसे वो क्लाउड बनता है, बहुत ही घना क्लाउड होता है, लंबा क्लाउड होता है, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो जब ये ऐसे लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल बहुत लंबा क्लाउड बनेगा, जिसको अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट होता है, ये अप ड्राफ्ट हो गए, डाउन ड्राफ्ट इनसाइड द क्लाउड, अपवर्ड मूविंग फ्रॉम वार्म एयर अपड्राफ्ट बना, डाउनवर्ड मूविंग कोल्ड, जब कोल्ड एयर यहाँ पर डेवलप हो जा रही है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये डाउन ड्राफ्ट बनना है। अब इससे क्या हो रहा है कि जब ये दोनों अकर हो रहे हैं एक साथ ही, तो वाटर ड्रॉपलेट बनना, आइस क्रिस्टल बनना, हेलस्टोन बनना है, और ये अप डाउन दोनों ही मूव कर रहे हैं।
इसी अपड्राफ्ट में आप देखेंगे। अब इससे क्या होगा कि चेंजेस आएंगे आपस में, और जब इससे दोनों के आपस में चेंजेस होंगे, कोलिजन होगा जब, तो कोलिजन होने से क्या होगा कि आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होगा, और वाटर ड्रॉपलेट क्रिस्टल इन सब का जब फॉर्मेशन होगा, और इसी की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है उनका भी ट्रांसफर होगा आपस में। जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा आपस में तो लाइटनिंग होगी, कोलिजन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो बादल में जो थंडर स्टॉर्म क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना है उसमें लाइटनिंग होने लगेगी। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैरिड हो रहे हैं टॉप की तरफ क्लाउड के, और जो आइस पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज है वो लोअर पार्ट पे ऑलरेडी पड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये अप ड्राफ्ट है, ये लोअर ड्राफ्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। अब इनमें इंट्रैक्शन होगा तो इन दोनों के इंट्रैक्शन से एक तरह से लाइटनिंग का डेवलपमेंट होगा, इसी को लाइटनिंग कहा जाता है। सिंपल वो से भाषा में बताएं तो थंडर स्टॉर्म क्लाउड से क्या बनना है, लाइटनिंग भी बनती है। अब हम अपने आंसर पे चलते हैं, मतलब ऑप्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर कॉस्मिक रे, कुछ ऐसी बात हुई है? नो। स्मॉल इलिप्स रेट, कुछ ऐसी बात हुई है? नो। हैवी रेनफॉल? नो, ये तो रिजल्ट है। बट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट की बात हुई है, जब हमने बात की कि एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, थंडरस्टॉर्म क्लाउड बनेगा, अप ड्राफ्ट एयर ड्राफ्ट इनके बीच एयर करंट का मूवमेंट होगा, तो यही तो हमने बात की, तो इसका राइट आंसर हुआ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। स्मॉल लैप्स रेट क्या होता है? टेम्परेचर चेंजेस वेरी लिटिल एस अल्टीट्यूड इंक्रीज। ऐसा कहा जाता है जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो है कि 1 किलोमीटर यदि आप ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड वाइज तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। यदि यही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घट रहा हो तो इसको कहा जाता है स्मॉल लैप्स रेट। क्या कहा जाता है? स्मॉल लैप्स रेट। यही अपोजिट हो जाए तो लॉन्ग लैप्स रेट। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और पहला असर्शन है लैंड सरफेस हीटेड मोर क्विकली and to a greater extent than water surface when subject to equal amount of insulation। लैंड सरफेस क्या है? हीट हो रहा मोर क्विकली और एंड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट तक जा रहा है देन वाटर सरफेस व्हेन सब्जेक्ट टू इक्वल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। रीजन बोलता है द लैंड इज ओपेक वाइल वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक से। ये हमारा लैंड है कॉन्टिनेंट, ये हमारा ओशियन है। तो लैंड का जो अपर एयर है, जो क्रस्ट है, ये बहुत सॉलिड है, इसकी वजह से क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत कम ट्रांसपेरेंट है। तो वेरी लेस ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसकी लो स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, ये आप याद करें। ओशियन हाईली ट्रांसपेरेंट है तो हाई स्पेसिफिक हीट होगी। जब अब एग्जांपल दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दोनों एरिया का, ओशियन का भी लैंड का भी। ठीक है, बट 2 PM दोपहर में कॉन्टिनेंट 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट ओशियन 35 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये एनर्जी है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होकर स्टोर हो रही है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट जब ओशियन की बात हम करते हैं तो टेम्परे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो हीट एनर्जी वो नीचे तक ट्रांसफर हो रही है, इसको नीचे तक ये हीट टप करने आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अपर सरफेस है यहाँ टेम्परेचर कम सेम जैसा नहीं है। बट जब हम नाइट की बात कर रहे हैं 10 PM की, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 से सीधा 20 डिग्री सेल्सियस घट गया 10 बजे रात को ही। क्यों?
क्योंकि ये अपर लेयर पे ही स्टोर हुई थी तो जल्दी क्विकली रिलीज भी हो गई। टेम्परेचर ग्रेडियंट जब बनता है, यहाँ पर 40 डिग्री हो गया और यहाँ पर अब क्या है, दिन में रात में यहाँ पर 20 डिग्री हो गया। तो यहाँ से टेम्परेचर ग्रेडियंट बनेगा तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर की जो हीट है रिलीज होने लगेगी जब तक इक्वलेंट नहीं होगा। तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा कब, 10 बजे रात को। बट उसी समय जब रात में 10 बजे हम ओशन को देखते हैं तो हीट एनर्जी तो बहुत बॉटम तक गई थी ओशन में। बट ये यहाँ पर तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितने का है, 20, और यहाँ पर क्या 35। तो इनका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी थोड़ा कम है, तो ये धीरे 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 रिलीज होगा। तो यही जो यहाँ पर 10 बजे 20 डिग्री हो गया है, ओशियन में वो करीब 12 बजे होगा, 1 बजे होगा। तो ये स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है, इसकी स्पेसिफिक हीट लो है। इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर जल्दी क्विकली गर्म हो रहा है और क्विकली ठंडा हो रहा है। बट ओशियन का स्पेसिफिक हीट क्या है, हाई है, जिस वजह से वो बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बहुत धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आप अप्लाई करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सी टाइप ऑफ climate receive the bulk of its precipitation during cold season। ऐसा कौन सा मतलब सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो प्रिसिपिटेशन कोल्ड सीजन में मिलता है उसको, मतलब आता है उसके पास। तो ये हमें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट पहले हम कुछ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। व्लादिमीर कोपिन जर्म रशियन थे ये इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया। इनका फर्स्ट वर्जन आया 1918 में, फिर इन्होंने रिफाइन किया 1936 में। और स्टार्टिंग में इन्होंने जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था कैंडोल, जिन्होंने ग्लोबल वेजिटेशन जोन दिया था 19 सेंचुरी के एंड में, उसका यूज किया व्लादिमीर कोपेन ने। बट जब 1918 1936 का जब रिफाइन वर्जन आया तो उसमें देखने को मिलता है कोपेन ने मंथली एनुअल एवरेज ऑफ टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन को लिया, एज वेल एज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ रीजन। किसने दिया था, कैंडोल ने, ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों चीजों को मिलाकर उन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया और 3 लेटर का यूज किया, कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, लेकिन फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। तो फर्स्ट लेटर जो होता था वो लैटिट्यूड वाइज जो एवरेज मंथली टेम्परेचर और एनुअल प्रिसिपिटेशन है उसके बेसिस पे डिवीजन किया गया पूरे ग्लोब का। सेकंड जो लेटर था वो डिनोट करता था प्रिसिपिटेशन पैटर्न को, कि वेटनेस एरिया है, ड्राइनेस एरिया है। थर्ड जो लेटर होता था वो टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज को डिनोट करता था, कि कोल्ड एरिया है, हॉट एरिया है। तो इसके बेसिस पे हम बोलते थे कि ये वेट हॉट एरिया है, ह्यूमिड सम ह्यूमिड एरिया है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने डिवीजन किया। अब हम देखते हैं जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है कोपेन ने, उसमें पहला जो लेटर है क्या है, लैटिट्यूड का, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। सेकंड जो लेटर था किस चीज का है, पैटर्न का, प्रिसिपिटेशन पैटर्न का, जैसे एफ, एम, डब्ल्यू, ये प्रिसिपिटेशन पैटर्न है। अब जब हम एच की बात कर रहे हैं, एच की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, तो ये किसका है, टेम्परेचर एक्सट्रीमीज का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अब समझेंगे आसानी से। तो फर्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसमें 2 ही लेटर का दिया गया है, तो ट्रॉपिकल एरिया का है, चलो ठीक है। एफ का क्या डिनोट किया है कि नो ड्राई सीजन, वेट एरिया है, ठीक है। मानसून को किससे डिनोट किया गया है, ए एम से। इसमें क्या है, ये मानसूनल है, शॉर्ट ड्राई सीजन है। ड्राई सीजन बहुत छोटा है यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर मानसून से पानी आ जा रहा है। सेकंड है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, वेट भी है एंड ड्राई भी है। तो यहाँ पर क्या है, विंटर ड्राई सीजन है, ना कि समर ड्राई सीजन। विंटर में बारिश नहीं होगी, समर में तो बारिश होगी, जहां पर भी ए डब्ल्यू क्लाइमेटिक रीजन मिलेगा। नेक्स्ट है ड्राई क्लाइमेट, तो ये ज्यादातर डेजर्ट एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, तो बी
क्या है लैटिट्यूडनल पोजीशन, एस क्या है आपका प्रिसिपिटेशन पैटर्न, क्या है एच क्या है टेम्परेचर। तो एच डिनोट करता है हॉट एरिया को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तो ये मिड लैटिट्यूड का स्टेपिस एस से हो गया एंड एच से हॉट। तो लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई रीजन की बात किया जाता है, तो इसमें राजस्थान बहुत अच्छे से आता है। सेकंड है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो बी सब ट्रॉपिकल एरिया, डब्ल्यू किसको डोनेट कर रहा डिनोट कर रहा डेजर्ट को, एच गर्म। तो लो लैटिट्यूड एरिड एंड ड्राई रीजन, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। बट जब हम बी एस के की बात करें तो मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई रीजन, ये क्या है स्टेपिस का है। और बट ये मिड लैटिट्यूड में जब हम जा रहे हैं लैटिट्यूडनल वाइज हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी तो डिक्रीज हो रहा है। जहां यहाँ पर हम लो लैटिट्यूड पे थे तो एच से डिनोट कर रहे थे, जैसे हम मिडिल लैटिट्यूड पे गए तो के से डिनोट कर रहे हैं। तो सेम मिड लैटिट्यूड स्टेपिस मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, बी एस के बी डब्ल्यू के। नेक्स्ट आता है सी वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। तो सी एफ ए नो ड्राई सीजन वार्म समर होगा और नो ड्राई सीजन, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है कि बारिश क्या है सी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रिसीव बल्क ऑफ इट्स प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। बल्क ऑफ सबसे ज्यादा जो बारिश होगी कब होगी, कोल्ड सीजन में होगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी एस ड्राई हॉट समर है, सी एफ बी नो ड्राई सीजन वार्म एंड कूल समर दोनों को देखने को मिलेगा। अब हम अपना आंसर देखते हैं इसमें आकर, जो इसका आंसर है ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो है सी एफ ए। सी एफ ए किसको डिनोट कर रहा है, नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं है। जो समर है वो वार्म है और ठंड में यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। फिर डी में हम देखते हैं नो ड्राई सीजन सीवियर विंटर, विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर सवाटिक। एच जो हाईलैंड एरिया को डिनोट करता है और ई जो डोनेट करता है डिनोट करता है टुंड्रा और पोलर आइस कैप को। अब हम कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्फाबेट देके उस पे हम बात करते हैं। तो सी एफ ए किस एरिया को है, क्या नाम है इसका, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहाँ पर देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट यूएसए, ईस्टर्न चाइना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता इंडिया में भी देखा जा सकता है, जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पार्ट है अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर कोपेन। नेक्स्ट है सी एस, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मेडिटेरियन क्लाइमेट को किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, सी एस। सी एस किस क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये कहां पर देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया यूएसए, सेंट्रल चिली। सी डब्ल्यू ए ये भी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट एशिया में। सी एफ सी कहां पर देखने को मिलेगा, सब पोलर ओशियनिक क्लाइमेट, ये खासतौर से कोस्टल आइसलैंड एंड फॉकलैंड आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो तो है सी एफ ए, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो कैसे हमने डिवीजन किया, किस किस बेसिस पे क्वेश्चन, किस किस बेसिस पे रीजन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हुआ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कौन सा लेटर क्या डिनोट करता है, जब ये आपको पता होगा ना तो यूजली आप बहुत इजीली एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उस पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोरियोलिसिस फोर्स, कौन सा ऑप्शन जो ट्रू नहीं है कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है इट इज इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि कोरियोलिसिस फोर्स अर्थ रोटेशन का एक इफेक्ट है, करेक्ट है, बट हमें यहाँ नॉट ट्रू बताना है। सेकंड इट इज मैक्सिमम ओवरपोल, ये भी करेक्ट है, तो दो ऑप्शन खत्म। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, इट इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, अब दो ऑप्शन आते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो जब आप इसमें टॉपिक को देखेंगे तब आपको पता चलेगा
आपको पता चलेगा कि प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड तो होता है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता फ्रिक्शनल फोर्सेस से। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती है आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, ये अर्थ सरफेस है तो इस पे कहीं पर उभार है, कहीं पर डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, फिर कहीं पर उभार है, तो जो हवाएं चल रही हैं तो ये फ्रिक्शन पैदा करती हैं और इससे जो फोर्स जनरेट होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्सेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो कोरियोलिसिस फोर्स पे क्या बात की गई है कि एक तो अर्थ रोटेशन से जनरेट होता है, ये पहला पॉइंट ये हमें याद होना चाहिए। ये अभी इसमें नॉट ट्रू पूछा बट तीन करेक्ट भी, तो वो हमारे ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर एरिया पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कहाँ है, क्या है, जीरो देखने को मिलता है। प्रोपोर्शनल किस चीज के है, विंड स्पीड के है, ये प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट ये एक हमारा देखने को मिलता है। फोर्थ जो देखने को मिलेगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड मूव कर जाता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्टवर्ड मूव करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा है, राइट एंगल पे जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लेफ्ट एंगल पे जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू मिड अटलांटिक रीजन, मिड अटलांटिक रिज फ्लोर हाइट। जो मिड अटलांटिक रिज है उसकी जो फ्लोर की हाइट है वो क्या है, इसका आंसर है वो मैं आपको दे देता हूँ, वो 3 किलोमीटर है। अब हम मिड अटलांटिक रिज में कई सारे जो एरियाज हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें पर्टिकुलरली एरियाज हैं जिससे कई बार रिजिस हैं, ट्रेंचेस हैं, कई सारे उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे मिड अटलांटिक रिज में डेनमार्क स्ट्रेट देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट लेब्राडोर बेसिन आपको कहाँ मिलेगा, ग्रीनलैंड और आपका कनाडा के पास में। हडसन बे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, कनाडा में। नेक्स्ट आप जब चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा रॉक रॉ रॉकल राइज, रॉकल राइज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब आप उससे और नीचे आते हैं बे ऑफ बिस्के आपको देखने को मिलेगा। कई सारे जोग्राफिकल लोकेशंस की भी बात कर रहे हैं हम, और ये मिड अटलांटिक रीज है जिसकी हाइट को 3 किलोमीटर बताया गया है एवरेज हाइट के टाइस पे हम देखते हैं तो। प्यूर्टो रिको टेरेंचिस कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैनरी बेसिन कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। एजोर्स प्लेटू कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। न्यू फाउंडलैंड रिज कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब हम जब साउथ अटलांटिक ओशियन में आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कई सारे अदर अदर चीजें देखने को मिलेगी, जैसे एंगोला बेसिन आपको देखने को मिलेगा, सेंट हेलिना आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको वेल्विस रीज, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पर देखने को मिलेगा आपको। फॉकलैंड प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, शौकिया रिज देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट रियो ग्रांडे राइज देखने को मिलेगा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लोकेशंस को आप थोड़ा याद करके रखिए ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरल रीफ फाउंड अटैच्ड टू शोर विद द शैलो चैनल आर कॉल्ड। कोरल रीफ जो फाउंड किए जाते हैं अटैच होते हैं किससे, एक शोर से, जो मतलब मेन बॉडी होता है, शैलो चैनल के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है। तो पहले हम कोरल रिलीफ देखते हैं। पहले यदि ओशियन है, ओशियन में वोल्केनो आएगा, ये ओशियन है हमारा, ये एरिया ओशियन से पूरा, ये भी ओशियन था बट वोल्केनो आया तो ऊपर चला गया, ऐसे माउंटेनस एरिया बन गया हमारा, कहाँ पर, ओशियन में। बट धीरे धीरे इरोजन होते रहेगा, इरोजन वेदरिंग इरोजन से ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। बट यहीं पर आप देखेंगे
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड यहाँ पर बना है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, इसके चारों तरफ लोग क्या है, रह रहे होते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ बन जाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिंग होगा। जो अभी हम बात कर रहे हैं एक सैलो लो चैनल से कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा, उसको कहा जाता है फ्रिंजिंग रीफ। नेक्स्ट क्या होगा, बैरियर रीफ। ये पूरा सबसाइड कर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और एक तरह से लैगून जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, उसको क्या कहेगा, बैरियर रीफ कहा जाएगा। एटॉल कहा जाएगा जब ये पूरा ही सबसाइड हो गया और लैगून का फॉर्मेशन हो जाए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, फ्रिंजिंग रीफ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट में जो कि थ्योरी से रिलेटेड है रीफ फॉर्मेशन के, वो हमें याद होना चाहिए। सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू रीफ किसने दी, डार्विन ने। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसने दी, डेली ने। स्टैंड स्टिल थ्योरी किसने दी, जॉन मूरे ने। तो ये मैच था फॉलोइंग में भी पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्योटो प्रोटोकॉल इज कॉल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर, किसके लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कई सारे जो इनिशिएटिव उसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे मीथेन क्या है, एक तो ये ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मीथेन के रिलेटेड किसमें बात की गई, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड, क्योटो प्रोटोकॉल में देखने को मिलता है, पेरिस एग्रीमेंट में देखने को मिलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये वियना कन्वेंशन में देखने को मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि वियना कन्वेंशन में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अटलांटिक में जब ओजोन के वजह से ओजोन परत में छेद देखने को मिला अटलांटिक एरिया पे ओजोन की वजह से, उससे रिलेटेड उसके प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन किया गया। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की एक अमेंडमेंट है जो कि एक तरह से इसको और बूस्ट देने के लिए किया गया, उसे किगाली एग्रीमेंट। तो ये किससे रिलेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कौन से ट्रीटीज, कौन से इनिशिएटिव लिए गए, यूएनएफसीसी ही, क्योटो प्रोटोकॉल ही, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो क्लाइमेट समिट। जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो इनिशिएटिव है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ही लिए गए हैं, तो ये सेम ही है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एंड एयर एट सी टेम्परेचर। क्या है, ओशियन वाटर इज 800 टाइम डेंसर देन एयर, हवा से करीब 800 टाइम डेंसर होता है ओशियन वाटर। वाटर इज 800 टाइम डेंसर देन एयर, सिंस वाटर इज डेंसर तो इसमें साउंड ट्रेवल करती है बहुत फास्ट, और जो एयर है उसमें बहुत स्लो फास्ट मतलब फास्टर होती है। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू वाटर देन थ्रू एयर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको याद होना चाहिए कि 800 टाइम्स डेंसर देन एयर। नेक्स्ट टॉपिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे बेस हैज द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा टाइड कहाँ, कौन से बे में, कौन सी खाड़ी में आता है। तो बे क्या होता है ये पता होना चाहिए। बॉडी ऑफ वाटर पार्सली इंक्लोज बाय लैंड, यदि एक ही बॉडी है लैंड की तो पार्सली क्या है कि इंक्लोज किया गया है, ये जो ओशियन है इसको पार्सली दोनों तरफ से आप देखेंगे तो लैंड से इंक्लोज किया गया है। फीचरिंग क्या है, वाइड ओपनिंग, वाइड ओपनिंग देखने को मिल रही है आपको। टू लार्जर ओशियन बॉडी, लार्जर ओशियन बॉडीज को जिसको हम बे कहते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, खाड़ी कहा जाता है। तो कुछ गल्फ्स हैं, कुछ खाड़ी हैं वर्ल्ड मैप में जिसको हम समझेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले इन चार जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट आपका है हडसन बे, हडसन बे कहाँ पर देखने को मिलेगा,
कनाडा में, ये अभी हमने पहले भी बात की, यहाँ पर हडसन स्ट्रेट भी है। नेक्स्ट है बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी कहाँ पर मिलेगा आपको? यूएसए और कनाडा के पास ये जो गल्फ एरिया है, खाड़ी एरिया है, वहां पर जो बे है वहां पर देखने को मिलेगा बे ऑफ फंडी। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड आता है वो बे ऑफ फंडी में ही देखने को मिलता है। ये हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो हमने किसको देखा? हडसन बे को देख लिया, बे ऑफ बंगाल को देख लिया, एंड हमने बे ऑफ फंडी को भी देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा है बे ऑफ खंबत। वैसे तो ये गल्फ ऑफ खंबत है, इसमें ऑप्शन गलत है, बे ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, गुजरात वाले एरिया में, गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पर है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेगा। बिस्के बे की बात हमने अभी की है, वो भी हमने देखा है। गल्फ ऑफ एडन की अभी हमने देखा है। ये कई सारे बे ऑफ गल्फ हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उसका राइट आंसर है बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट है हु प्लीडेड हिस्ट्री बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड जोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। इसका करेक्ट आंसर पहले हम देते हैं, फिर एक एक पे डिस्कशन पे करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस। होम्स, होम्स एक पोएट थे। रोम में जब हम जाते हैं, रोम मतलब ग्रीक में, रोम नहीं, ग्रीक टाइम पीरियड पे जब हम जाते हैं तो होमर एक पोएट थे जिन्होंने ओडिसी नाम से एक पोयम लिखा, कई कहानियां दी, और अभी आप रिसेंटली देखेंगे ओडिसी से एक मूवी भी आई हॉलीवुड की। तो होमर, होम्स को जब हम देखते हैं तो एक लिटरली डिस्क्रिप्शन देते हैं कहाँ का, प्लेसेस का, उस पर्टिकुलर एरिया का, कहाँ का, ग्रीक का। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव जोग्राफर थे जो डिस्क्राइब करते थे एरिया और प्लेसेस के बारे में। नेक्स्ट जो हेरोडोटस है, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, वो एथनोग्राफर थे। एथनोग्राफर मीन्स वो ट्रैवल करते थे, लोगों के बारे में समझते थे, देखते थे, फिर वो आके उसको अकाउंट में लिखते थे। तो ये इन्हें ग्राउंड नॉलेज बहुत ज्यादा थी, ये इसलिए इन्हें एथनोग्राफर भी कहा जाता है, फर्स्ट एथनोग्राफर भी कहा जाता है। फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने मेरिडियन जो लाइन है उसको वर्ल्ड मैप पे प्लॉट किया था। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया कि विंड जो मूव करती है वो कोल्ड एरिया से हॉट एरिया पे मूव करती है। मींस कोल्ड एरिया में क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, हॉट एरिया में क्या बनेगा? तो लो प्रेशर बनेगा। तो जो कंसेप्ट को भी ये बताते हैं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया कई पार्ट्स में, 3 कॉन्टिनेंट्स में पार्ट डिवाइड किया। एक तो यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा लीबिया। क्योंकि इससे नीचे जा भी नहीं पाए तो इसलिए इन्होंने इन 3 एरिया पे ही मेजर फोकस किया। और उन्होंने ये भी बोला कि इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल रिवर के बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन किसने किया? हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट जो जोग्राफर रहे हैं हिक्टियस, ये पहले ग्रीक जोग्राफर माने जाते हैं, जिनकी एक बुक है पीरियडस जेस के नाम से, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ देखने को मिलता है, भूमि अर्थ का विवरण देखने को मिलता है। इन्होंने वर्ल्ड मैप जो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था उसको इम्प्रूव करके, जो उसका सरकमफेरेंस था उसको इम्प्रूव करके रिप्रेजेंट किया था। थेल्स थे, इनका कहना था कि जो अर्थ है वो फ्लोट कर रहा है वाटर पे, ओशन पे, और ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन देते थे अर्थ के बारे में। ये फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर थे। तो कई सारे जो ऑप्शन से रिलेटेड हमने टॉपिक्स थे जिनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी डिस्कशन किया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटिव रेवोल्यूशन का फिलोसफिकल बेसिस की बात की गई है। तो क्वांटिटिव रेवोल्यूशंस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहले क्वांटिटिव रेवोल्यूशन को किसने कॉइन किया? बर्टन ने कॉइन किया 1963 में। क्वांटिटिव रेवोल्यूशन होता क्या है? एक स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करना
जिससे क्या हम प्रूफ कर सकें कि जो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो ज्योग्राफिकल कोरिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको हम प्रूफ कर सकें, उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड टेक्निक्स का यूज किया गया, उससे जो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बनी, उससे बताया जाता है कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा है ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है, जब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखने लगा तो वो बढ़ने लगी। फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किसने किया? बर्टन ने कॉइन किया कब? 1963 में। ये किस स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर्ड हुआ? पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, जिससे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड होता है। और कई लोग इसके एग्जाम्पलर थे, प्रोफाउंड सपोर्टर थे, जैसे हर्शॉन की बात करते हैं, शेफर की बात करते हैं, एडवर्ड एकरमैन की बात करते हैं, हैगर्ट की बात करते हैं, शॉर्ले की बात की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म ये है पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, परसीव एंड क्रिएट मीनिंग इन ए प्लेस थ्रू देयर पर्सनल एग्जिस्टेंस एंड लिव्ड एक्सपीरियंस। कोई पर्सन है, वो यदि अंटार्कटिका या पोलर एरिया में रहता है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो परसीव करेगा उस एरिया को अलग होगा। उस एरिया से रिलेटेड फिर वो ऐसी मीनिंग क्रिएट करेगा और उसी के साथ वो लिव्ड एक्सपीरियंस उसी में जीने लगेगा। फॉर एग्जांपल, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे काम करने वाले जोग्राफर थे उसमें एडवर्ड रिलेफ थे, जो प्लेस एंड प्लेसनेसनेस की बात करते हैं। प्लेस और प्लेसनेसनेस की बात जब हम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक पर्सन यदि वो रोड पर जा रहा है तो वो कुछ भी खाया है तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे स्पिट कर सकता है, थूक सकता है रोड पे। बट वही सेम चीज वो खाया होगा तो वो अपने घर में नहीं स्पिट करेगा, नहीं थूकेगा। क्यों? क्योंकि उसको घर से क्या है, प्लेस की सेंस दिखती है। उसका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो उसने परसीव किया हुआ है पर्टिकुलर प्लेस को लेकर, वो डिफरेंट है रोड पर और घर पर। रोड पर वो ये सोच रहे तो मेरा घर है ही नहीं, बट घर को वो एक अपना घर समझ रहा है, जिस वजह से उसका एक्सपीरियंस दोनों एरिया में अलग अलग है। इसीलिए जब वो रोड पे स्पिट कर रहा है तो उसके अंदर जो भावना है वो प्लेसलेसनेस की है। बट वो जब घर में स्पिट नहीं कर रहा है तो उसकी जो इमोशंस है वो किसकी है? प्लेस की है। सेम टोपोफिलिया का जो कॉन्सेप्ट है, टोपोफिलिया बुक का जो कॉन्सेप्ट है, वो वाइफू तुआन ने दिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म कि कोई भी आइडिया शेप कर दे लैंडस्केप को, ज्योग्राफी के टर्म में जब हम बात करते हैं तो हाउ पीपल आइडिया ब्रिंग इंटेंशन एंड परसेप्शन, इन्फ्लुएंस देयर एक्शन एंड शेप ज्योग्राफिकल पैटर्न एंड लैंडस्केप। तो अंडरस्टैंड करना ह्यूमन एक्शन को, तो उससे कैसे पता चलेगा? उसके जो माइंड है, जो उसका रिलेम ऑफ थॉट है, कैसे उस माइंड में वो पनपा, वो आइडिया कैसे बिलीव बन गया, फिर वो बिलीव कैसे उसके इंटेंशंस में कन्वर्ट होने लगा, और फिर वो इंटेंशन उसके परसेप्शंस जनरेट करने लगा, और वो परसेप्शन, आइडिया, बिलीफ, इंटेंशन उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आरजी कोलिंग वुड ने बात की थी अपने स्टडीज में। उन्होंने बोला कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो थॉट से, जो बिहाइंड एवरी एक्शन है, उससे समझी जा सकती है। तो ये आइडियलिज्म की बात करता है, आइडिया से कैसे बिलीफ बना, कैसे परसेप्शन बना, कैसे वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। इसके एक और एग्जाम्पलर है लेनॉर्ड गुल के, ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। फोर्थ जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिज्म। प्रोबेबिलिज्म के जो एग्जाम्पलर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम है ओ एच के स्पैट। प्रोबेबिलिज्म
कि आइडिया पे ही जब हम रिचर्ड हार्टसॉन का काम देखते हैं तो वो भी सेम मैच करता है। प्रोबेबिलिज्म का जो मेन आइडिया है वो कि मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो एक तरह से प्रोबेबिलिज्म किस को बात कर रहा है, नियो डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा है। नियो डिटर्मिनिज्म को किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने किस पे बात की है, रेस पे भी बात की है। कितने रेस का क्लासिफिकेशन दिया है, 5 रेस का क्लासिफिकेशन दिया है। ग्रिफिथ टेलर ने एक और किसकी बात की, क्लाइमोग्राफ की बात की है। ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, क्लाइमोग्राफ, रेस, नियो डिटर्मिनिज्म, सारे यूजीसी नेट में आए हुए हैं, पीवाईक्यू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया कि इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ द रिवर ऑफ नाइल। अभी हमने लेटेस्टली 3 से 4 क्वेश्चन पहले बात की, किसने दिया है, हेरोडोटस ने। तो हेरोडोटस से रिलेटेड हमने बात की है। ये एथनोग्राफर थे पहले, फादर ऑफ हिस्ट्री है। इन्होंने इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ द रिवर ऑफ नाइल की बात की। इन्होंने मेरिडियन को प्लॉट किया किस पे, वर्ल्ड मैप पे। इन्होंने एनेक्सिमेंडर का जो वर्ल्ड मैप था उसको इम्प्रूव किया है, कोशिश की है, डिवाइड किया है वर्ल्ड को कई पार्ट्स में, जिसमें एशिया है, यूरोप है, लीबिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हेरोडोटस के तो बैकग्राउंड है। नेक्स्ट जो पर्सन है उसका नाम है स्निका। इन्होंने क्या एनालाइज किया, जो हाइड्रोलॉजिक रिजिम होती है कि कोई भी रिवर है, कोई भी ओशन है, कोई भी लेक है, उसका एक रिजिम होगा, उसकी एक नेचर होगा। तो हाइड्रोलॉजिक रिजिम का उन्होंने स्टडी किया, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक कॉजेस को उन्होंने मतलब स्टडी किया कि फ्लडिंग के टाइम पे क्या कॉजेज हैं, और ये ज्यादातर जो उन्होंने स्टडी की वो नाइल रिवर को रेफरेंस में लेकर किया है। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है स्ट्रैबो। ये रोमन ज्योग्राफर थे। इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इन्होंने जो नेचुरल ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसका डिवीजन किया। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं, इसलिए इनको देखा जाता है कि इन्होंने नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनका भी डिवीजन किया। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी का, जो 17 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। इनकी एक और बुक है हिस्टोरिकल मेमोरीज, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने शेप ऑफ अर्थ को बताया कि वो स्फेरिकल है, जो आज का शेप एक्सेप्ट किया जाता है उसको स्ट्रैबो ने भी अपने स्टडीज में बताया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। इन्होंने फोकस किया कि जो ज्योग्राफी की स्टडी हो कोरोलॉजिकल साइंस पे बेस्ड हो। मींस कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कोरोग्राफी, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी। कोरोलॉजी एंड कोरोग्राफी, इसमें हम क्या एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर ली हमने, रेनफॉल की बात कर ली, प्रेशर की बात कर ली कि टेम्परेचर ये एरिया का है, रेनफॉल इस एरिया का, ये प्रेशर इस एरिया का। बट जब इनको हम कंबाइंडली एक क्लाइमेटिक एलिमेंट के रूप में आपस में डिस इम्पैक्ट देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उसको कोरोलॉजी कहा जाता है। बट एक एक एलिमेंट की केवल डेटाबेस को जब हम इकट्ठा करते हैं उसको कोरोग्राफी किया जाता है। ग्राफ बनाते रहे, इकट्ठा करते रहते हैं, इंसाइक्लोपीडिक बना देते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सन है एरिस्टोटल, जो डिसाइपल रहे प्लेटो के। ये इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाना, एक आदमी की स्टडी करना, मींस पर्टिकुलर टू जर्नल जाने के मतलब क्वालिटेटिव स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना, एक पर्सन पे फोकस करना, उसके बाद जनरलाइज कर देना कि नहीं नहीं ऐसे ही दुनिया के साथ होता है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते थे। इन्होंने कई सारे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस लिए और इन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। जो किसने पहले, इससे पहले भी बोला था, किसने बोल रखा है अर्थ स्फेरिकल है, स्ट्रैबो ने। इसके बाद आए रोमन जोग्राफर, ग्रीक जोग्राफर के बाद आते हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक है मेट्रोलॉजी का, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किससे रिलेटेड थी, टाइडल मूवमेंट से रिलेटेड है। इनकी जो बुक का नाम है मेट्रोलॉजी का। तो एरिस्टोटल इंडक्टिव पे बात कर रहे हैं, मेट्रोलॉजी का उनकी बुक है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा जाता है हैबिटेबल जोन और अन इनहेबिटेबल जोन। इन्होंने बोला कि जो अर्थ है
उसका जो इक्वेटर वाला एरिया है वो टॉरिड जोन है, ये रहने लायक नहीं है। जो इसका पोलर एरिया है वो फ्रिजिड जोन है, ये भी रहने लायक नहीं है। बट इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो हैबिटेबल जोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है अब उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर मेड करेक्शन टू टॉलमी बुक, टॉलमी के बुक को किसने करेक्शन दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 जोग्राफर हैं, अल मसूदी, अल इदरशी, अल ब्रूनी, इब्न खल्दून। इसका राइट आंसर क्या है, अल इदरशी। अल इदरशी ने इनके बुक जो टॉलमी की बुक थी उनके करेक्शंस किया है। तो फर्स्ट एक एक जो पर्सन है, एक एक जोग्राफर, उनके बारे में हम बात करते हैं। अल मसूदी कौन है, इन्होंने स्फेरिकल जो अर्थ है उसके आइडिया को सपोर्ट किया। इन्होंने अटलांटिक ओशन का नेम किया और इन्होंने कहा कि डार्क ग्रीन सी है, अटलांटिक ओशन का नेम दिया और उसको डार्क ग्रीन सी के नाम से भी कहा। इन्होंने गुड अकाउंट दिया है किससे रिलेटेड, इंडियन मानसून से रिलेटेड। और इन्होंने वर्ल्ड को 7 रीजन में डिवाइड किया, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। अल मसूदी ने वर्ल्ड को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछी गई हैं। किताब मिराजुल दवा, मुराज अल दहाब, इसे गोल्डन मीडोज भी कहा जाता है। किताब अल तबन हवाल इशारफ, किताब अल औशत, किताब अकबर अल जमन। ये तीन जो है वो गुम गई, मिली नहीं। यही एक है जो अभी मिली हुई है जिसका नाम है किताब मुराज अल दहाब गोल्डन मीडोज। नेक्स्ट जो पर्सन है उस है अल इदरसी, जिन्होंने टॉलमी की बुक की करेक्शन किया। इन्होंने वर्ल्ड मैप को प्लॉट किया और वेरियस ज्योग्राफिकल जो फीचर्स थे बेस्ड ऑन इस्लामिक एंड क्रिश्चियन सोर्सेस से उनको प्लॉट किया है कि इस्लाम में इस चीजों को बताया गया है, क्रिश्चियन में इस चीजों को बताया गया, तो उनकी स्टडी की इन्होंने और वर्ल्ड मैप पे उसको प्लॉट किया। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो कई बार पेपर में पूछी गई है कि अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है, तो अल इदरसी ने लिखी है। अल इदरसी ने किसकी बुक को करेक्शन किया, टॉलमी के बुक को करेक्शन किया है। ऐसे आप इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अल बरूनी, अल बरूनी का एक कॉन्सेप्ट था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल बरूनी ने। इनकी एक बुक है किताबुल हिंद जो इंडिया पर रिलेटेड इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट बुक है रिसला। थर्ड बुक है अल ताहिद। फोर्थ बुक है रसीकत अल हिंद। तो हिंद से रिलेटेड 2 बुक है इनकी, किताबुल हिंद, रसीकत अल हिंद। थर्ड बुक है रिशला, 4 है अल ताहिद। ये मेजर बुक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुक किसने लिखी है। नेक्स्ट जोग्राफर है इब्न खल्दून, पॉलिटिकल जोग्राफर है। इन्होंने मुकद्दिमा नाम से एक बुक लिखी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया। एक और जोग्राफर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कौन, हटिंगटन। हटिंगटन जो कि चाइना की स्टडी करते हैं और लूजेस की बात करते हैं जो उस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ने कोरिलेट किया किसको, मैन को और एनवायरमेंट का, किस तरीके से, एक साइंटिफिक वे से कि इन दोनों का साइंटिफिक वे में क्या रिलेशन है, को रिलेशन है ह्यूमन और एनवायरमेंट का। ये पॉलिटिकल जोग्राफर थे जो बात करते थे किसी भी डायनेस्टी का, किसी भी नेशन का, किसी भी स्टेट का कैसे राइज होता है, कैसे फॉल होता है, और इससे रिलेटेड इन्होंने किस बुक में बात की, मुकद्दिमा में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका नाम है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप। मेंटल मैप का कंसेप्ट किसने दिया, गुल्ड एंड व्हाइट ने। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड सब्जेक्टिव परसेप्शंस को जब हम मिलाते हैं और एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, उसको मेंटल मैप कहा जाता है। मैप का मतलब ही ड्रॉ करना एक पिक्चर को, एक इमेज को, और मेंटल में उस चीज को जब इमेज को, पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है उसे मेंटल मैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि आप ए सिटी में रहते हैं, कभी आप बी सिटी घूमने गए किसी टाइम पे, और घूम के जब आप वापस आते हैं तो इस पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड आप किसी पर्सन एक्स को बता रहे होते हैं कि भाई मैं बी सिटी गया था, वहां पर ऐसे रोड है, या ली दुकान है, या ला गली है,
ये चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये चीजें। तो ये क्या है, एक मेंटल मैप है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव इमेज क्रिएट करता है आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर, जिसको कहा गया मेंटल मैप। ये किसने दिया? गोल्ड एंड वाइट ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं उससे रिलेटेड, तो उस पे हम बात करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है, मैच द फॉलोइंग है। कंटिन्यूम ऑफ अर्बन साइजेस किससे रिलेटेड है? कॉन्टिनम की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो डी ऑप्शन है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साइज विथ डिसेंडिंग रैंक, तो ये करेक्ट है इससे। बट हमें तो नहीं पता है। प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से पता होगा, किसने दिया है? मार्क जेफरसन ने। मार्क जेफरसन ने कब दिया? 1939 में इसको दिया। मार्क जेफरसन क्या है? ब्रिटिश ज्योग्राफर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आप ये एग्जांपल देखिए, प्राइमेट सिटी के लिए बहुत अच्छा है कि फॉर एग्जांपल दिल्ली यहाँ पर है, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन साइज होगी इसके एरिया के अकॉर्डिंगली बहुत हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी। बट यहीं पर आप आसपास की सिटीज देखेंगे, लखनऊ देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, इधर आप चंडीगढ़ देख लीजिए, इनकी पॉपुलेशन कम होगी, लगभग लगभग इसकी आधी पॉपुलेशन होगी। तो कोई भी शहर की आधी, दूसरा जो शहर है आसपास का, उसकी आधी पॉपुलेशन है और उससे कम भी देखने को मिल रही है, तो इस आसपास एरिया के लिए प्राइमेट सिटी क्या हुई? दिल्ली। तो प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट आप जब देखेंगे तो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लार्जेस्ट सिटी एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। तो इसको आप मैच करिए, जैसे आप डी को 4 को बी से मैच करते हैं तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। एक टॉपिक पता था मुझे, मैंने आंसर ले लिया। तो क्लाइमेट सिटी को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्बन हायरार्की। जब हम हायरार्की की बात करेंगे तो इसमें क्या है? हायरार्की जब हम कर रहे हैं तो कई सारे शहर होंगे, कई सारे सिटीज होंगे, कई सारे टाउन होंगे। द ग्रुप ऑफ टाउन डिसेंडिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज एंड इम्पोर्टेंस में, तो डिसेंडिंग कर रहा है, एक हायरार्की बन रही है इससे, और ग्रुप बन रहा है, तो अर्बन हायरार्की किससे रिलेटेड हो जाएगी? ए से रिलेटेड। ऐसे टर्म्स को पढ़ के आप समझ सकते हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं कि एक आइसोलेटेड ड्वेलिंग घर है, फिर एक हैमलेट बनता है, फिर विलेज बन जाएगा, फिर स्मॉल टाउन बनेगा, लार्ज टाउन बनेगा, सिटी बनेगा, कॉन्वर्बेशन बनेगा। तो जैसे जैसे ये साइज इंक्रीज होगा एरिया का, मतलब पॉपुलेशन का, शहर का, तो वो नंबरिंग उनकी कम होगी, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कम आएगी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेटलमेंट, हायर पॉपुलेशन एंड मोर सर्विसेज देखने को मिलेगा अपर लेयर पर। बट जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एरिया जो है उस पर्टिकुलर एरिया का कम हो जाएगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी? वाल्टर क्रिस्टालर और लॉश की थ्योरी से जो डिफरेंशिएशन वो देख लेते हैं। वाल्टर क्रिस्टालर ने कब दी? 1933 में। अगस्टी लॉश ने कब दिया? 1940 में। इसने किस पे, क्रिस्टालर ने फोकस किया लोकेशन पे, साइज पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट पे। बट लॉश ने जो फोकस किया मोडिफाइड और एक्सपेंडेड क्रिस्टालर आइडिया पे फोकस किया। क्रिस्टालर ने बोला कि जो एरिया होगा वो यूनिफॉर्म होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। बट जो लॉश बोलते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये कैसा भी हो, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। की वैल्यू अलग अलग दी गई है इसमें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि के 3 की वैल्यू क्या है? मार्केटिंग प्रिंसिपल पे रिलेटेड। के 4 की वैल्यू क्या है? ट्रांसपोर्टिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। के 7 की वैल्यू किससे रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। और किसने दिया है ये हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर की थ्योरी 1933 में दी गई थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, उस पे हम चलते हैं। इसमें कहा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर यूज द फॉर्मूला ऑफ dx इक्वल dd वेयर dx रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सिटी सेंटर, डू नॉट सेंटर डेंसिटी एक्सपोनेंट। ये पूरा एक फॉर्मूला दिया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसके आंसर क्या है, आपको देखने को मिलेगा बीजेलबेरी। तो ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि एक मॉडल है जो अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंडिकेट करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसका कैसे वेरीज कर रही है डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी जब हम देखेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी क्लार्क, बीजेलबेरी नहीं है, सी क्लार्क इसका जो करेक्ट आंसर हम देख रहे हैं वो क्या है, सी क्लार्क। नेक्स्ट टॉपिक है विच फिगर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग क्या है, 121,85,121 लाख पॉपुलेशन जो है वो है 121085497 ये आपको पता होना चाहिए, 977 शुरू का और एंड का, और 121 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ फेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कब देखने को मिली है। तो 4 फेजेस में इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा जाता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज 1901 से लेके 1921, इसमें स्टैग्नेंट ग्रोथ कहा जाता है। क्यों, इसमें हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। तो जब बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट हाई होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, तो स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट कहा गया। 1921 से लेकर 1991 के बीच स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला। क्यों, क्योंकि इम्प्रूव होने लगा हेल्थ की कंडीशन, सैनिटेशन कंडीशन होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि मोर्टेलिटी रेट कम होने लगेगा, बट जो बर्थ रेट है वो तो कंटिन्यू राइट है। तो जब यदि 100 लोगों का जन्म हो रहा है और पहले 100 लोगों का डेथ हो जा रहा था, तो जीरो स्टैग्नेंट था। बट अब 100 का जन्म हो रहा है, 50 के डेथ हो रहा है, क्योंकि जो हेल्थ इंप्रूव हो गया, सैनिटेशन इंप्रूव हो गया, एजुकेशन बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, 50 का ग्रोथ हो रहा है, 50 लोग का मतलब ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में, तो स्टेडी ग्रोथ हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, ऐसा देखने को मिल रहा है। बट उसी समय ग्रेट डिप्रेशन भी आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 भी आ रहा है, तो एज मच एज जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बट 1951 और 1981 के बीच जब पॉपुलेशन को देखते हैं, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज है, जिसमें ग्रोथ रेट 2.2% के आसपास देखने को मिल रही है। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा फॉल कर गई, बट फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई है। मोर्टेलिटी रेट क्यों कम हो गई, हेल्थ कंडीशन अच्छा हो गया है, सैनिटेशन अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, भुखमरी, फेमाइन से लोग मर रहे थे वो कम हो गए, वर्ल्ड वॉर में जो लोग डेथ हुई वो भी कम हो गए। तो अब क्या है कि लोगों की जो पर्टिकुलर लोग थे जिनकी डेथ ज्यादा हो रही थी वो और कम होने लगी। तो 100 में से अब कितने लोग, 20 लोग मर रहे थे, 80 जो बच रहे हैं। इससे क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, रैपिड ग्रोथ का फेज भी कहा जाता है। तो 1950 से 1981 थर्ड, जो फोर्थ फेज है और अभी तक 1981 के बाद, उसको कहा जाता है कि स्लो हो जाना। क्यों, क्योंकि अब लोग लेटर मैरिज, देर से शादी कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो चाइल्ड का मतलब बॉर्न होना है वो बहुत धीरे होगा। हेल्थ इंप्रूव हो गया, सैनिटेशन इंप्रूव हो गया, एजुकेशन इंप्रूव हो गया, बट लोगों में एजुकेशन जब इंप्रूव हुआ तो पॉपुलेशन की से रिलेटेड जो पॉलिसी आने लगी, ताकि क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर नेशन में पॉपुलेशन कम बढ़े, इस पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा, उसके रिपरकशंस पे डिस्कशन होने लगे। नेक्स्ट है सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन कब है। तो फर्स्ट, जब आप देखते हैं कि 12,000 बीसी में 5 करोड़ लोग थे पूरे वर्ल्ड में, बट 2000 बीसी में आप देखते 25 करोड़, तो 5x हो गए। बट 1650 में जब आप देखते हैं ये 25 करोड़ केवल 50 करोड़ होते हैं। ये फर्स्ट डबलिंग पेज है 2000 बीसी से लेके 1650 के बीच। लेकिन 1650 से लेके 1850 के बीच जब आप जाते हैं, तो ये सेकेंड डबलिंग फेज है। तो हमें क्या आंसर देना है, सेकेंड डबलिंग फेज 1650 से 8050 के बीच में। बस 1850 से जब 1930, केवल 80 सालों में पॉपुलेशन डबल हो गई। फिर 1930 से लेके 1975 केवल 45 सालों में डबल हो गई। और 1975 से लेके 2015 केवल केवल आप देखेंगे
40 सालों में पॉपुलेशन डबल हो गई है, डबल के आसपास हो गई। तो पॉपुलेशन सेकंड डबलिंग पीरियड क्या है, 1650 से लेकर 1850। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। नेक्स्ट रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सबका इसी तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 2016 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको उसमें हम खत्म करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, subscribe and share with your friends. Thank you.